आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के मैं इस वीडियो में यूनियन बजट पार्ट 2 को मैं कवर करूंगा। इसके पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूं, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। वो यूनियन बजट पार्ट 1 के लिए था। उसमें पार्ट 1 के बारे में आधा पोर्शन कवर किया गया था और आज इस वीडियो में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर होने वाले हैं। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, प्रोसीजर टू पास द बिल एंड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. It will cover the constitutional provisions and difference between Union Budget and Finance Act. Union Budget is presented by Government of India. Finance Minister of Central Government presents the Union Budget in Lok Sabha. Lok Sabha is known as Lower House, which is read by Finance Minister. The members of the ruling party in the Lok Sabha and opposition party put their views about budget. They also analyze the merit and demerit of the budget. After discussion, voting takes place for approval of budget. If majority of the votes are in favor of the budget, it is deemed as passed in the Lok Sabha. In case the majority of the voting is in favor of opposition, the government loses the confidence in the Lok Sabha and bill is not known as passed. In case the majority of the voting is in against the budget, it has no confidence motion of the House. In such circumstances, the government cannot retain in the power due to loss of confidence in the lower house during the budget voting. Generally, Union Budget, Arm Budget, is presented for one financial year, that is from 1st of April to 31st March. This is the financial year. ये मैंने आप लोगों को छोटी सी एक प्रक्रिया बताने की कोशिश की कि बजट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है एक साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। और ये लोकसभा में बजट पेश किया जाता है, पढ़ा जाता है और रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारा इसका एनालाइज करते हैं और ये जनता के हित में है या हित में नहीं है, क्या है, इसके बारे में अपना निष्कर्ष देते हैं, मत देते हैं और उसके बाद में वोटिंग होती है। अगर ये वोटिंग बजट के पक्ष में है तो बजट पास माना जाता है और यदि ये मेजॉरिटी बजट के अगेंस्ट में है तो ये मान लिया जाता है कि ये बजट पास नहीं है और गवर्नमेंट ने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी खो दिया है और खोने के साथ ही गवर्नमेंट गिर जाती है। और इस यूनियन बजट को, ये जो 1 साल के लिए होता है, इसको आम बजट भी कहते हैं। अब ये जो हमारी सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, तो ये गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल रही है। तो जितनी भी इसकी कार्रवाइयाँ हैं ये सब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो ये हमारा जो आम बजट है, आम बजट भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 109 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, देखिए क्या है, मैं इसको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिकल 109 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल्स। अब इसमें क्लाज भी दिए हुए हैं, इसमें 5 क्लाज हैं। ये मैं आपको क्लाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी ये राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ये पूरा क्लियर हो गया, यानी ये लोकसभा में ही पेश किया जाएगा।
after a money bill has been passed by the House of the People, it shall transmitted to Council of the State for its recommendation, and the Council of State shall, within a period of 14 days from the date of receipt of the bill, return the bill to the House of the People with its recommendation, and the House of the People may thereupon either accept or reject all or any part of recommendation of the Council of States. इसका मतलब ये है कि लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा को बिल भेजा जाता है उसकी सहमति के लिए। अब राज्यसभा इसमें बिल में कोई रिकमेंडेशन दे सकती है, इसके किसी पार्ट में दे सकती है, पूरे पार्ट को दे सकती है, और इसको विदिन 14 डेज में लोकसभा को राज्यसभा के द्वारा लौटाना होता है। अब ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि राज्यसभा की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, फुली या होली। इसका जो थर्ड पॉइंट है, इफ़ द हाउस ऑफ द पीपुल एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, द मनी विल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाई द बोथ ऑफ द हाउस विद द अमेंडमेंट्स recommended by the Council of States and accepted by the House of the People। यदि लोकसभा राज्यसभा के किसी भी बदलाव को, रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लेता है तो ये माना जाएगा कि ये उसी प्रकार से पास है जैसे कि ये इस बिल को लोकसभा करती। नेक्स्ट पॉइंट में है, इफ़ द हाउस ऑफ द पीपुल डज नॉट एक्सेप्ट एंड ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, the money will shall be deemed to have been passed by the both of the houses in the form in which it was passed by the House of the People without any of the amendment recommendation by the Council of the State। इसका मतलब ये है कि लोकसभा में जो भी फाइनल करेगा वही रहेगा, और यदि कोई राज्यसभा की रिकमेंडेशन किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कर ली जाती है तो ये माना जाएगा कि ये लोकसभा की ही स्वीकृति है। नेक्स्ट में, ए मनी बिल पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपुल एंड ट्रांसमिटेड टू काउंसिल ऑफ द स्टेट फॉर इट्स रिकमेंडेशन इज नॉट रिटर्न टू द हाउस ऑफ द पीपुल विद इन द सेट period of 14 days, it shall be deemed to have been passed by the both of the houses at the expiration of said period in the form in which it was passed by the House of the People। इसका तात्पर्य ये है कि यदि लोकसभा के द्वारा बिल राज्यसभा को भेजा जाता है और वहाँ से विदिन 14 डेज में बिल वापस होना होता है, और राज्यसभा किन्हीं कारणों से बिल को वापस नहीं करता है, तो वो जैसा कि 14 डेज का पीरियड निकल जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि ये बिल लोकसभा के द्वारा जो पास किया गया है वो बिना राज्यसभा की सहमति के भी ये बिल पास माना जाएगा। ये अनुच्छेद 109 में प्रोविज़न दिया गया है। अब अप्रूवल ऑफ द यूनियन बजट अंडर आर्टिकल 111, द यूनियन बजट पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपुल इज सेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज अप्रूवल, द प्रेसिडेंट में असेंट द बिल। लोकसभा के द्वारा ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। अभी राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति इसको स्वीकृत करता है या इसको रिजेक्ट करता है या रिकन्सिडरेशन के लिए भेजता है, या राष्ट्रपति कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ने के लिए, घटाने के लिए कहता है। द प्रेसिडेंट में असेंट द बिल, प्रेसिडेंट अपनी स्वीकृति दे भी सकता है, और द प्रेसिडेंट में रिटर्न टू लोकसभा फॉर रिकन्सिडरेशन इफ रिटर्न बिल इज अगेन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपुल and sent to president for approval, the bill in question will be deemed to be passed. The president shall not withhold the assent। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि राष्ट्रपति अपने कुछ रिमार्क के साथ कुछ जोड़ने घटाने के लिए लोकसभा को पुनः भेजता है रिकन्सिडरेशन के लिए, और लोकसभा अपना बिल जैसा पास किया था वैसे फिर पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देती है, तो फिर राष्ट्रपति के पास कोई अवसर नहीं है कि वो बिल को लौटा दे, यानी वो राष्ट्रपति की सहमति मानी जाएगी और राष्ट्रपति को उसमें हस्ताक्षर करना ही होगा। द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथहोल्ड द असेंट। तो एक तो आपने ये प्रोविजन जाना, और दूसरा अंडर आर्टिकल 112 के उसमें भी काफ़ी कुछ दिया गया है
और उसमें डिटेल प्रोविज़न है जिसका मैं पिछले वीडियो में मैं काफ़ी व्याख्या कर चुका हूँ। और उसमें यही है कि राष्ट्रपति बिल को पार्लियामेंट के समक्ष पेश करने के लिए रखवाएगा और उसमें भी सारी पूरी प्रक्रिया दिया हुआ है। अब बजट के बारे में आते हैं। अब बजट 2021-22 के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर करने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंटेड द फर्स्ट ईवर यूनियन डिजिटल बजट, ये पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द बजट on 1st February 2021 and stated that India's fight against COVID-19 continues into 2021 and that this moment in history when the political, economic and strategic relations in the post-COVID world are changing. It is dawn of the new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. ये बिल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉरपोरेट अफेयर्स को देखने वाली श्रीमती निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1 फरवरी 2021 को बिल पास किया गया। और ये ध्यान रखा गया, उन्होंने ये कहा कि चूँकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी कोविड था और इस साल भी कोविड है, कोविड रहने का अनुमान है, तो ये ऐसा पीरियड है कि इसमें कोविड को ध्यान में रखते हुए भी इसमें काफ़ी कुछ वरीयता दी गई है। अब इसके बाद देखते हैं की पॉइंट्स ऑफ द यूनियन बजट। यूनियन बजट के की पॉइंट्स क्या हैं, प्रमुख पॉइंट क्या है। देयर आर 6 पिलर ऑफ द यूनियन बजट 2020-21 पुनः सुन लीजिए। 6 पिलर ऑफ द यूनियन बजट 2021-22। नंबर 1 हेल्थ एंड वेलबींग, नंबर 2 फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड में इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, फोर्थ में रीइनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये 6 जो पिलर हैं, 6 जो इसके मेन पिलर्स हैं, वो है पहले तो स्वास्थ्य और वेलबींग, स्वास्थ्य हो और लोग ठीक ठाक भी रहे, अच्छे रहे। फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ध्यान दिया गया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया के लिए दिया गया है। और रीइनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली बार ये इसमें ध्यान दिया गया है कि गवर्नमेंट का साइज डाउन साइज रहेगा, मिनिमम गवर्नमेंट रहेगी एंड मैक्सिमम गवर्नेंस रहेगी, गवर्नेंस ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब कि ढेर सारा वर्क और ढेर सारा प्राइवेट दरवाजे खोल दिए गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों को दे दिया गया है कि आप भी काम करें और उसमें गवर्नमेंट अपना जो पूरी गवर्नेंस को देखेगी। अब ये देखिए प्रपोज्ड बजट क्या है। बजट तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं कुछ ही पॉइंट केवल ले रहा हूँ। और अभी जो इसका यूनियन बजट का जो 3rd वीडियो बनेगा उसमें पूरा डिटेल से कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये प्रपोज्ड बजट में क्या है, तो मेन पॉइंट ऐसा है कि रुपीज़ 5.54 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बजट ईयर 2021-22, शार्प इंक्रीज ऑफ 34.5% ओवर रुपीज़ 4.12 लाख करोड़ allocated in budget year 2020-21. सेकेंड में ओवर रुपीज़ 2 लाख करोड़ टू स्टेट एंड ऑटोनोमस बॉडीज़ फॉर देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड में है ओवर रुपीज़ 44,000 करोड़ फॉर डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स टू प्रोवाइड फॉर प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट्स एग्जिबिटिंग गुड प्रोग्रेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बजट में क्या है कि ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था, उसमें है कि
5.54 यानी 5.54 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर ये 2021-22 के लिए है। और ये 2020 और 21 में 4.12 लाख करोड़ था और इसमें 34.5% इस फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज हुआ है बजट। 2 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को और ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए दिया गया है उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और 44,000 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो वित्तीय मामले हैं उनको दिया गया है, उनके प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिंग गुड प्रोग्रेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके बारे में भी इतना पैसा दिया गया है। अब डिटेल्ड एलोकेशन ऑफ फंड, ये फंड का एलोकेशन कैसे है, अभी भी ये प्रपोज ही चल रहा है। हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ और वेलबींग में देखिए कितना आया है, ₹2,23,846 करोड़ आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग इन बजट ईयर 2021-22 एज अगेंस्ट ₹94,452 करोड़ इन बजट ईयर 2020-21 एन इंक्रीज ऑफ 137%। हेल्थ में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये इसमें हेल्थ को ध्यान रखकर वरीयता दी गई है, क्योंकि पैसा भी ज़्यादा खर्चा होना है, कोविड का टाइम चल रहा है, देश में महामारी चल रही है, तो इसमें ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी, खर्च होगा भी। तो ये 2020-21 की तुलना में 137% ये बढ़ाया गया है। फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग 3 एरियाज है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग, स्टेप्स बीइंग टेकन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेलबींग। वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 ₹35,000 करोड़ फॉर कोविड वैक्सीनेशन इन बजट ईयर 2021-22। क्लीन एयर के बारे में भी है, वातावरण भी स्वच्छ रहे। क्लीन एयर के बारे में ₹2,217 करोड़ टू टैकल द एयर पोल्यूशन फॉर 42 अर्बन सेंटर्स विथ ए मिलियन प्लस पॉपुलेशन। स्क्रैपिंग पॉलिसी है, स्क्रैपिंग पॉलिसी में क्या है कि गाड़ियाँ हैं इसमें वो कबाड़ हो जाएंगी, तो इसके लिए सरकार ने एक अच्छी ये योजना लॉन्च की है, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेस आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स, फिटनेस टेस्ट इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स आफ्टर 20 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल, आफ्टर 15 ईयर इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल। इसका कहने का मतलब है कि एक ये स्वैच्छिक अपनी व्हीकल को स्क्रैप कराने की पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है। 20 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल, अगर आपकी पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं खुद के लिए तो 20 साल में उसको कराना है, और अगर कमर्शियल व्हीकल है तो उसमें 15 साल के लिए कराना है। तो स्क्रैप माने गाड़ी को कूड़ा कबाड़ में कर देना है, क्योंकि अगर बहुत पुरानी गाड़ी चलेगी तो हो सकता है कि वो गाड़ी इतना परफॉर्मेंस दे, वो किसी प्रकार से पॉल्यूशन ज़्यादा देगी। इस प्रकार से ये बजट है, बजट का और भी काफ़ी पोर्शन है, तो उसको अगले उसमें कवर करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात, आपने देखा कि बजट कैसे पेश होता है, फिर बजट कहाँ कहाँ जाता है, फिर क्या क्या उससे संवैधानिक उपबंध हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनियन बजट एंड फाइनेंस एक्ट। यूनियन बजट और फाइनेंस एक्ट में अंतर क्या है। तो अभी मैं आपको जो कम्युनिकेशन शेयर करने जा रहा हूँ, इसका श्रेय GF कॉलेज शाहजहाँपुर के इकोनॉमिक्स विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर रिस्पेक्टेड ए भाव सर को जाता है। उनसे मैंने पूछा था, उनसे मैंने ज्ञान लिया था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया था, बताया था, तो वही मैं आपको ये मैं कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ। ये जो अंतर है, यूनियन बजट केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया गया कर संबंधी एक प्रस्तावित बिल है। इसे वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट कहा जाता है, या सरकार के वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत बजट का विश्लेषण किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के पास बजट को पास कर राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा को विदिन 14 डेज इसे लोकसभा को
वापस करना होता है। लोकसभा बजट को राष्ट्रपति के पास स्वीकृत भेज देती है। जैसे ही राष्ट्रपति बजट में हस्ताक्षर कर देते हैं, हो जाता है, ये बजट 1 वर्ष के लिए फाइनेंस एक्ट बन जाता है। यानी उसके पहले तो बिल रहता है, बिल पास हो के आता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं 1 वर्ष के लिए फाइनेंस एक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये 1 वर्ष के लिए फाइनेंस एक्ट ये बन गया, और एक हमारे पास फाइनेंस एक्ट ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। तो जो पहले से फाइनेंस एक्ट मौजूद है और इस करंट ईयर के में जो पास हो गया है वो उसमें और जुड़ जाएगा, क्योंकि 1-1 वर्ष के लिए ये कर संबंधी प्रावधान होते हैं और 1-1 वर्ष के लिए ही उसमें नए जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार से वह एक बृहद दस्तावेज बनता चला जाता है। तो ये है, मैंने आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश की। अब शायद आप समझ गए होंगे। इसका बात वही है कि द बजट इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा बाय फाइनेंस मिनिस्टर, and after voting in the Lok Sabha it is sent to Rajya Sabha for their consideration, and after returning or non-returning by the Rajya Sabha, the bill is sent to President for his assent. As soon as the bill is signed or approved by the President, it becomes Finance Act फॉर 1 ईयर। ये 1 साल के लिए फाइनेंस एक्ट हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक ऑलरेडी फाइनेंस एक्ट अवेलेबल है, कभी भविष्य में उसकी भी चर्चा करेंगे फाइनेंस एक्ट क्या है। तो वो पिछले साल के लिए है, और अभी जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए किया गया है ये इसमें जुड़ जाएगा, और फिर अगले वित्तीय वर्ष के जब होगा तो इसी प्रकार से नए जो उसमें जो भी कराधान के प्रावधान हैं वो सब उसमें जुड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से एक वो दस्तावेज बनता चला जाएगा। We have known that union budget is presented in the Lok Sabha. After passing from Lok Sabha, it is sent to Rajya Sabha, then President. The provision has been made in Article 109, 111 and 112 about the budget. Finally, the bill becomes Finance Act after signing by the President of India. इस प्रकार से आपने ये देखा कि अगर इसमें सार रूप से हम बात करें हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है, तो इसका निष्कर्ष यही है ब्रीफ वे कि यूनियन बजट जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, पास होने के बाद वो राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा लौटाता है नहीं लौटाता है, इसके बाद में वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास में। और इसमें जो बजट संबंधी जो प्रावधान हैं वो सब का उसका सारा जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 109, 111 और 112 में बजट संबंधी प्रावधान दिए गए डिटेल में। फाइनली द बिल बिकम्स एक्ट। मुख्य रूप से या अंतिम रूप से एक बिल फाइनेंस एक्ट बन जाता है जैसे ही राष्ट्रपति उसको साइन कर देते हैं। तो ये आज का ये वीडियो कार्यक्रम समापन की ओर होता है, और आप लोगों ने हमारे इसको सुना, आप लोग हमारे साथ रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और आपसे एक अनुरोध भी है कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको दूसरे लोगों को भी आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है जो बैंकिंग की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जितनी भी हैं कहीं न कहीं ये पॉइंट ज़रूर कवर आएगा। और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं इस वीडियो में कि भारतीय संविधान का पोर्शन भी कवर हुआ है, पॉलिटी का भी कवर हुआ है, और इकोनॉमिक्स का भी कवर हुआ है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये वीडियो परीक्षार्थियों के लिए, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षार्थी हैं, उनको ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।